Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 4 Key Issues in Personality. This is Unit 4 of Block 1 MPC 003 Personality Theories and Assessment. फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी को असेस करने में क्या क्या इश्यूज होते हैं, क्या साइकोलॉजिस्ट को कंफ्यूज करता है. सो फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है जीन्स एंड पर्सनैलिटी. हाउ जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर पर्सनैलिटी. आप यहाँ देखेंगे रेड स्टार है, दैट मीन्स ये एग्जाम में आ चुका है. सो फर्स्ट थिंग हियर इज नेचर वर्सेस नर्चर. नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट जो चला है, अगर इस सेक्शन में मैं बताऊं तो क्योंकि ये एग्जाम में जीन्स एंड पर्सनालिटी के ऊपर आता है, तो इसमें कुछ सब सेक्शंस है जो आपको सारे लिख के आने होंगे. जैसे कि फर्स्ट है नेचर वर्सेस नर्चर, जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. देन सेकेंड है नेचर थ्योरी जो हेरिडिटी पे बेस्ड है. देन नर्चर थ्योरी जो एनवायरनमेंट बेस्ड है. देन ट्विन स्टडीज़ है. देन इन्फेंट शाइनेस है. एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है. एंड देन फैमिली स्टडीज़ है. तो ये 7 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम स्टडी करके कंफर्म करेंगे कि जीन्स एंड पर्सनैलिटी कैसे रिलेटेड है. तो एग्जाम में जब आएगा तो आपको ये 7 के 7 हेडिंग्स लिख के आनी होंगी एंड उसका डिटेल बताना होगा. मैं शॉर्ट में इसको जल्दी से आपको बता दूं. नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट जो है, नेचर वो है जो हमें बायोलॉजिकली अपने माता पिता से मिला है, जो हमने इनहेरिट किया है, यानी कि हमारे जीन्स. और नर्चर मतलब होता है कि हमें एनवायरनमेंट, पैदा होने के बाद हमने अपने एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से क्या सीखा और हाउ इट हैज़ अफेक्टेड अवर पर्सनालिटी. तो नेचर है यानी कि हमारे जीन्स में जो आया है, क्या हम उसके बेसिस पे बिहेवियर हमारा होता है, हमारी एक्टिविटी या हमारी पर्सनालिटी बनती है, या नर्चर मतलब कि जन्म लेने के बाद जो हमने यहाँ सीखा है उसकी वजह से बनती है. तो ये एक डिबेट है जो चलता आ रहा है और ये दोनों को ही हम कन्विंस हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे को पैदाइशी मिली हुई है, तो हम उसके हिसाब से तो वैसे चलेंगे ही. कोई स्पेसिफिक ट्रेट नहीं है जिसको, जैसे कि कोई बच्चा है जब छोटा होता है तो उसको हमने कोई ट्रेनिंग तो दी नहीं होती, तो वो अपने इंस्टिंक्ट्स, अपने रिफ्लेक्सेस को फॉलो करके ही एक्ट करता है. और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है और उसके एक्सपीरियंसेस से वो सीखता है और वैसा ही फिर बिहेव करने लगता है. जो बच्चा होता है जब बर्थ लेता है तो उसका ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड होता है, जिसके हम टैबुला रासा कहते हैं. तो टैबुला रासा मीन्स अ ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड. तो उस स्टेट में होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वो नर्चरिंग होती है उसकी, वैसे वैसे वो नई चीज़ें सीख जाता है और उसकी पर्सनैलिटी मोल्ड होने लगती है. तो यानी दोनों चीज़ों का रोल है हमारी पर्सनैलिटी में, यानी कि बोथ थिंग्स इंटरेक्ट. नेक्स्ट जो है नेचर थ्योरी जो हेरिडिटी इन्होंने अलग से बताया है. तो इसमें ये बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीन्स से हमारे अंदर हमारे ट्रेट बन जाते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस. आपने देखा होगा इंटेलिजेंट कपल के बच्चे जनरली इंटेलिजेंट ही होते हैं, बहुत कम होंगे जो मेंटली रिटार्डेड मिलेंगे, अदरवाइज इंटेलिजेंट फैमिली के मेंबर्स हैं तो बच्चे भी इंटेलिजेंट ही होते हैं. तो इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, एग्रेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये हमारे इंडिविजुअल डीएनए में कोडेड है. ये स्टडीज से प्रूव हुआ है. बिहेवियरल जीन करके भी एक जीन होता है जो हमारे जस्टिफाई करता है हमारे क्रिमिनल बिहेवियर को, यानी कि अगर कोई बच्चा क्रिमिनल मेंटालिटी का है तो हो सकता है उसके जीन्स में वो चीज़ आई है. अगेन सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लिए भी जीन होता है, जैसे गे जीन कहते हैं, वो भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को डिसाइड करता है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टडीज़ से निकल के आई हैं बाहर. सो हम कह सकते हैं कि हमारी हेरिडिटी से भी हमारे कुछ ट्रेट्स आते हैं. यानी कि और कुछ ऐसी स्टडीज़ भी आई हैं जहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर जेनेटिक्स का कोई रोल नहीं है तो फ्रेटर्नल जो ट्विन्स होते हैं, मतलब कि डाइजाइगोटिक ट्विन्स, मतलब 2 जाइगोट से बनने वाले बच्चे एक साथ जो पैदा होते हैं, वो अगर सेम एनवायरमेंटल कंडीशन में भी उसको आप बड़ा करेंगे तो वो अलाइक होंगे, यानी तभी, लेकिन फिर भी उनके जेनेटिक मेकअप में आपको डिफरेंस दिखाई देगा. सो ऐसे स्टडीज़ से हम पता लगा सकते हैं कि नेचर जो है वो डिसाइड करता है बहुत सारी चीज़ें. रिगार्डिंग नर्चर, तो नर्चर थ्योरी में भी हम देख सकते हैं कि जेनेटिक टेंडेंसीज चाहे कैसी भी हों, लेकिन
जो बिहेवियर है वो हमारे हम उनको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि फोबियाज़ के बारे में बात करें, फोबिया मतलब कि किसी चीज़ का डर होना, तो अगर हम उनकी क्लासिकल कंडीशनिंग करें, मतलब उन्हें ट्रेनिंग दें, उनको बिहेवियर चेंज की ट्रेनिंग दें, तो वो बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग से हम बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, यानी कि नर्चर थ्योरी इसमें एक्ट करती है। जो फादर ऑफ बिहेवियर साइंस है वो हैं B.F. स्किनर। तो B.F. स्किनर ने एक्सपेरिमेंट्स करके ये प्रूव किया है कि हम बहुत सारे बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट का भी रोल होता है। ट्विन स्टडीज़ में इन्होंने मोनोजाइगोटिक ट्विन्स एंड डायजाइगोटिक ट्विन्स के ऊपर स्टडी करी है और ये चेक करने की कोशिश की है कि बायोलॉजिकल डिस्पोजिशन कितना है एंड हम कैसे हेरिडिटी कैसे काम करती है और एनवायरनमेंट कैसे काम करती है। तो कई कंडीशंस में ऐसा भी देखा गया है कि दो ट्विन्स को अलग अलग एनवायरनमेंट में अगर पालन पोषण किया गया है तो वो एनवायरनमेंट क्योंकि डिफरेंट एनवायरनमेंट में थे इसीलिए उनके बिहेवियर अलग होंगे। लेकिन कुछ बिहेवियर ऐसे भी देखे गए हैं जो उनके जेनेटिक मेकअप की वजह से इसलिए वो सिमिलर बिहेवियर भी शो करते हैं। आपको ये पूरा पढ़ना होगा, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, लेकिन बहुत चीज़ें हैं इसमें जो आपको अच्छे से रीड करनी होगी। यानी कि दोनों नेचर एंड नर्चर दोनों फैक्टर्स काम करते हैं व्हेन इट कम्स टू ट्विन्स, क्योंकि ट्विन्स से हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विन्स जो होती हैं वो मोनोजाइगोटिक होती हैं, मतलब एक ही जाइगोट से बने हुए दो बच्चे, तो उनमें उनके ऑलमोस्ट सेम होते हैं जीन्स, जेनेटिक मेकअप सेम होता है। तो अगर उनके बाहर एनवायरनमेंट हम चेंज कर दें तो वो बिहेवियर तो अलग हो गई, और अगर सेम एनवायरनमेंट में उन्हें पालते हैं तो बिहेवियर सेम शो करेंगे। यानी उसमें तो अगर आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं, यानी कि उनके तो जीन्स जब सेम है तो जीन्स तो नलीफाई कर देते हैं ना, दो इंसान एक जैसे हैं जीन्स में। अब हम बिहेवियरल जब ट्रेनिंग देते हैं तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि दोनों के जो बिहेवियर में डिफरेंस आया है वो किस लिए आया है। डायजाइगोटिक में ऐसा नहीं होता। डायजाइगोटिक में ऐसा होता है कि दो जाइगोट से ट्विन्स बने हैं, इसीलिए उनके 50% जीन्स वो शेयर करेंगे, पूरे नहीं करेंगे। ये सब इसमें दिया है, आप पढ़ सकते हैं। इन्फेंट शाइनेस की बात करें तो इसमें स्टडी जब की गई तो इन्होंने ऐसा किया कि वो जो इन्फेंट है, अगर मदर के अंदर शाइनेस है तो उनके बच्चे में भी शाइनेस आती है, ये देखा गया है। और अगर किसी ऐसा बायोलॉजिकल मदर है वो शाई है और वो जो उसका बच्चा है उसको किसी ने अडॉप्ट करके कहीं और पाला है और वो भी बच्चा शाई निकलता है, यानी कि जीन्स का रोल होता है हमारे बिहेवियर में, ये हमें पता चल गया है, इससे हम पता लगा सकते हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी ये चीज़ देखी गई है कि अगर फैमिली एंटी सोशल रही है लेकिन जहाँ पे बच्चे को पाला जा रहा है वो एंटी सोशल नहीं है, तो भी वो हो सकता है कि वो बच्चा एंटी सोशल बिहेवियर शो करेगा, चांसेस होती हैं। यानी कि जीन्स का रोल है। अगेन अगर बच्चे को एंटी सोशल फैमिली से बिलोंग करता है और एंटी सोशल एनवायरनमेंट में ही पढ़ रहा है तो उसके चांसेस एंटी सोशल होने के डबल हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। फैमिली स्टडीज़ के बारे में बताया है कि फैमिली स्टडी जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट डिबेट को सॉल्व करने के लिए। इसमें मेंटल डिसऑर्डर अगर किसी फैमिली में रन होता आ रहा है तो ऑफस्प्रिंग में भी रन होता है, तो ये चीज़ ये कंफर्म्ड है, यानी कि ये जीन्स को फेवर कर रही है, डीएनए को फेवर कर रही है, तो यानी कि हमारे जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, पर्सन सिचुएशन कंट्रोवर्सी। पर्सन सिचुएशन कंट्रोवर्सी में ये कहा जा रहा है कि इसमें इन्होंने क्या किया कि ये मिशेल ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने 1968 में उन्होंने ये बताया था कि जो ट्रेट अप्रोच है पर्सनालिटी की उसको उन्होंने टारगेट किया था। इनके हिसाब से ये कहते हैं कि जो ट्रेट होता है उसको ट्रेट जो है वो हमारा बिहेवियर, एक्चुअल बिहेवियर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन और जो एप्स्टीन आए 1983 में उन्होंने ये बोला कि ट्रेट प्रिडिक्ट नहीं करेगा सिंगल बिहेवियर को, लेकिन गुड प्रिडिक्शन हो सकता है एग्रीगेट बिहेवियर का, मतलब हमारे बिहेवियर्स कैसे होंगे एक पर्टिकुलर, बहुत सारी सिचुएशंस में एक जैसा बिहेवियर क्या होगा वो बता सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या बिहेवियर होगा वो ये नहीं बता सकता हमारा ट्रेट।
तो ट्रेट ये इनकी अप्रोच थी। आई फील अगर आप दोबारा सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। जो मिशेल है उन्होंने ये बोला था कि ट्रेट अप्रोच को, कि अगर जो ट्रेट होता है वो हमारा एक्चुअल बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और उसके बाद इन्हीं के अपोज में एप्स्टीन ने ये कहा कि जो ट्रेट्स हैं वो अकेला बिहेवियर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, लेकिन ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन हमारे बिहेवियर्स, बहुत सारे बिहेवियर्स प्रिडिक्ट कर सकता है। सो इसी के ऊपर यहाँ पे ब्रूडे एंड आर्कलिंगचमैन आए, जो 1998 में इन्होंने एक हाइपोथेटिकल स्टडी करी थी जिसमें इन्होंने बिहेवियर नोट किया था। इन्होंने 2 ग्रुप बनाए थे, उसमें 10 सिचुएशंस डाल दी थी एंड फिर जो ग्रुप्स थे उनको उन 10 सिचुएशन, ये लोग चेक कर रहे थे कॉन्सिटियसनेस मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं है, डिपेंडेबल है कि नहीं है, किस तरह का इंसान है वो। सो उन 2 ग्रुप में 10 सिचुएशंस डाली थी जो कॉन्सिटियसनेस से रिलेटेड थी और उनके फिर स्कोरिंग की थी उन लोगों के ऊपर, और फिर चेक किया था कि किस तरह से इन सिचुएशंस में ये बिहेव करते हैं। और इनका जो कंक्लूजन था वो ये निकला कि पर्सनैलिटी जो है वो स्ट्रॉन्गर प्रेडिक्टर होती है बिहेवियर की सारी सिचुएशंस में। बट स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर इंडिविजुअल बिहेवियर के लिए, इंडिविजुअल के एक स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक सिचुएशन में वो क्या बिहेव करेगा उसकी प्रिडिक्टर नहीं होती। मतलब ओवरऑल हम किसी पर्सनालिटी से ये पता लगा सकते हैं कि कोई इंसान कैसा बिहेवियर कर सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर सिचुएशन में वो क्या बिहेव करेगा वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फिर पर्सनैलिटी ट्रेट ये वाला जो किया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट, इससे ये भी पता चला ये बहुत यूजफुल होते हैं साइकोलॉजिकल टूल्स जो प्रिडिक्ट कर लेता है बिहेवियर बहुत स्ट्रांगली। फिर आई बिहेवियर कंसिस्टेंसी कंट्रोवर्सी। इसमें बिहेवियरल कंसिस्टेंसी कंट्रोवर्सी ये थी कि क्या एक पर्टिकुलर इंसान सारी सिचुएशन में एक जैसा ही बिहेवियर शो करता है। तो इसके ऊपर भी डिबेट चलता रहा। सिग्निफिकेंट सिचुएशंस में इन्होंने देखा और पता लगाया कि क्या किस तरह से लोग बिहेव करते हैं जब क्या वो इंसान का बिहेवियर कंसिस्टेंट रहता है। तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ऐसा नहीं होता, कि सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि इंसान किस तरह का बिहेवियर शो करेगा, लेकिन अगर सिमिलर सिचुएशंस आ रही हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी बिहेवियर की हो सकता है सेम हो, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनल नेचर एंड पर्सनल मूड ऑफ द पर्सन, कि वो किस तरह का मूड कैरी करता है। सो इसमें ये इतना ही था, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है वैसे। इंटरैक्शनिस्ट अप्रोच टू सिचुएशन वर्सेस पर्सन डिबेट, इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो बिहेवियर होता है वो 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, पर्सनालिटी और सिचुएशन। यानी कि आपकी पर्सनालिटी है, सपोज यू आर एन एग्रेसिव पर्सन, सो आप एग्रेसिव पर्सन तो हैं, लेकिन आप सिचुएशन को देख के एग्रेशन करेंगे ना। कोई हंसने वाली सिचुएशन में आप गुस्सा थोड़ी ना करने वाले हैं। सो अगर सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे गुस्सा किया जा सकता है वहाँ आप गुस्सा करेंगे। हाँ, आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है बिकॉज यू आर एन एग्रेसिव पर्सन। तो हमारा जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है हमारी पर्सनैलिटी एंड सिचुएशन पे। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था। इसके ऊपर एक टेस्ट किया गया, स्टैनले मिलग्राम ने ओबीडियंस फैक्टर के ऊपर टेस्ट किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने एक फेक इलेक्ट्रिक शॉक बनाया। इलेक्ट्रिक शॉक नकली था, सिर्फ नाम के लिए असली था बट वो नकली था। एंड उन्होंने क्या किया, कुछ लोग इकट्ठे किए और उन लोगों में से 1 बाय 1 इन्होंने 40 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ये उनको एक बार सब्जेक्ट बनाया गया, सब्जेक्ट मतलब कि जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं। सो जो स्टैनले मिलग्राम थे उन्होंने जो इलेक्ट्रिक शॉक जनरेटर बनाया, शॉक जनरेटर, वो उसमें 30 स्विचेस लगाए उन्होंने, और 30 स्विचेस में उन्होंने इस तरह से कर दिया, जैसे फर्स्ट स्विच अगर 15 वोल्ट का था तो 15 वोल्ट का इंक्रीमेंट किया हर एक स्विच में। यानी कि पहला अगर 15 का था तो दूसरा जो स्विच होगा वो 30 का होगा, तीसरा 45 वोल्ट का होगा, ऐसे करके 15 बढ़ाते गए। और पूरे जो 30 स्विचेस थे उनमें 450 तक, मतलब सबसे आखिरी जो स्विच होगा वो 450 वोल्ट का होगा। सो इन्होंने क्या किया, और उनके ऊपर लेबल भी डाल दिया कि कौन सा स्विच कैसा होगा, शॉक लेवल। जैसे कि मॉडरेट जो है वो 75 to 120 वोल्ट
का रखा, स्ट्रॉन्ग जो है 135 टू 180 वोल्ट रखा, और 375 टू 420 वोल्ट को डेंजर मार्क कर दिया, सीवियर शॉक, और इस तरह से उन्होंने सबके ऊपर लेवल कर दिया। दो जो हाईएस्ट लेवल के थे 435 टू 450, उसको इन्होंने ट्रिपल एक्स से मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस करके मार्क कर दिया। अब इन्होंने क्या किया कि जो शॉक जनरेटर था वो ऐसी नकली था, मतलब सिर्फ फोनी का मतलब सिर्फ आवाज़ निकालता था, काम कुछ नहीं करता था, मतलब उससे इंजेक्शन ये सब कुछ नहीं लगेगा, करंट नहीं लगेगा, लेकिन वो आवाज़ वैसा करेगा जैसे बहुत शॉक निकल रहा है उसके अंदर से। सो इन्होंने क्या किया, 40 पार्टिसिपेंट थे जिनके ऊपर इन्हें करना था, सारे के सारे मेल्स लिए थे इन्होंने। इन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया और उनको ये बोला कि हम ना मेमोरी एंड लर्निंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये जो 40 के 40 सब्जेक्ट थे उनको 1 बाय 1 बुला रहे थे। ये 1 बाय 1 मतलब एक के ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाए तो दूसरे को बुलाएंगे, इस तरह से 40 लोगों को बुलाया उन्होंने एक के बाद एक। जो पहला बंदा आया उसको और दूसरा जो बंदा था जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना था वो इन्हीं का ही बंदा था, एक्सपेरिमेंटर का ही बंदा था, मतलब साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट जो हैं अपने स्टैनले, इन्हीं का ही बंदा था, और उसको दूसरा सब्जेक्ट बनाया। मतलब 2 लोग थे, एक वो जो टीचर का रोल प्ले करेगा और दूसरा लर्नर का करेगा। लर्नर वाला जो था वो यही स्टैनले का ही बंदा था, मतलब सीखा सिखाया था उसको, कुछ पहले उसको बस यही बताना था कि तुम्हें क्या करना है, उसको पहले से पता था क्या चीज़ें होने वाली हैं। जो टीचर जो थे वो ये 40 लोग थे जो 1 बाय 1 आने वाले थे एक्सपेरिमेंट करने, जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना था। बट ये एक बोल में इन्होंने चिट डाल दी जिसमें एक में लिखा था लर्नर, एक में लिखा था टीचर, और ये जो इनका बंदा था और ये जो ये बंदा यहाँ से चूज़ कर रहे थे उसके सामने वो बोल रखा और उन्हें बोला कि वो चिट उठाओ, जो जिसके पास जो आएगा वो रोल प्ले करेगा। लेकिन ये भी ट्रिक थी क्योंकि दोनों में ही टीचर लिखा था। अब चाहे अपना सब्जेक्ट कोई भी उठाए, ये वाले 40 में से जो भी बंदा उसके हाथ में टीचर ही लगेगा क्योंकि टीचर ही की चिट थी सारी। तो उसने वो चिट निकाल ली। जब उसको टीचर का मिल गया तो उसको ये बोला गया कि आप दूसरे रूम में बैठिए और ये कांच के डोर से उस बंदे को देखते रहिए जिसको हम अभी, जो लर्नर है उसको हम चेयर पे बिठाएंगे और उसको करंट के शॉक देंगे अगर वो कोई आंसर गलत बताता है। तो इसको टीचर को ये बोला गया कि आपको वर्ड पेयर नए नए सिखाने हैं इसको, अगर ये गलती करेगा तो आपको ये जो स्विचेस है 30 स्विचेस इसके करंट देने हैं। पहला स्विच का देना है जब पहली गलती करेगा, दूसरे स्विच से देना है जब दूसरी गलती करेगा। मतलब इंटेंसिटी जो करंट की है वो हर गलती पे बढ़ती जाएगी, इस तरह से उसको बोला गया। ये एक्सपेरिमेंट सारे के सारे 40 लोगों ने किया और इस तरह से जब ये करते गए तो बीच में घबराहट भी होगी क्योंकि वो सामने वाले की आवाज़ सुन रहा है लर्नर की, कि लर्नर चिल्ला रहा है उसको जब शॉक लग रहा है गलती पे। तो हमें प्रॉड्स पहले से उसको बोलते जाना है, जैसे कि प्लीज़ कंटिन्यू, नहीं आप करते रहिए, कोई परेशानी नहीं है, आपको ये ख़त्म करना ही पड़ेगा, इस तरह से है ना टीचर से बोलते जा रहे हैं जब भी वो घबराता है कि इंजेक्शन इतना बड़ा वो दिया जा रहा है, शॉक दिया जा रहा है करके। लेकिन हमें ये कंटिन्यू करना है। ये जब वो ऐसे करते रहे तो इनका स्टडी जो थी वो इस तरीके से आई कि स्टैनले यहाँ से है, ड्यूरिंग द स्टैनले मिगलन एक्सपेरिमेंट जो सब्जेक्ट्स थे उन्होंने साइन ऑफ टेंशन दिखाया। 3 सब्जेक्ट ऐसे थे जो पूरे के पूरे अनकंट्रोलेबल शीजर्स, मतलब उन्हें कंपन छूटने कांपने लगे वो लोग ये एक्सपेरिमेंट का देख के कि भाई ये क्या हो रहा है किसी के साथ। ऑल्दो ये 40 सब्जेक्ट्स कर रहे थे और 40 ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स थे 40 में से वो 300 वोल्ट तक लेके गए बटन्स को प्रेस कर करके, और 40 में से 25 ऐसे थे जो उन्हें मालूम था मैक्सिमम शॉक लेवल तक भी गए हैं, 375 वोल्ट तक वो पहुंच गए लर्नर को दे के शॉक्स। तो पहले एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे 1 से लेके 3% लोग ही होंगे जो स्टॉप नहीं होंगे, मतलब देते रहेंगे शॉक्स। लेकिन जो स्टडी का आया, इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया उसने ये बताया कि 65% ऐसे थे जो रुके नहीं। क्यों नहीं रुके, ऐसा क्या था? जबकि जो लर्नर था जिसको चेयर पे बिठाया हुआ था नकली अपना बंदा, उसने बोला भी था कि मुझे हार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो भी वो लोग नहीं रुके। पता क्यों? वो इसीलिए क्योंकि उनको ये बोला गया था कि इसको कुछ भी हो जाए तुम्हारे को कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी एक्सपेरिमेंटर की है। ये हमारा इननेट बिहेवियर होता है कि
हमें जो भी बोला जाता है हम स्पेशली कर देते हैं अगर किसी अथॉरिटी पर्सन से बोला जाए, मतलब कोई ऐसा इंसान जो हमारी गलतियों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, तो हम वो काम कर देते हैं चाहे वो गलती क्यों ना हो। दिस इज़ व्हाट आवर साइकोलॉजी इज़। हम समाज में भी गलत काम करते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारे सामने एक ऐसा इंसान है या ऐसे लोग हैं जिनके मत्थे हम मर सकते हैं अपनी गलतियाँ। दिस इज़ द साइकोलॉजी। सो नाउ आगे हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सेकंड लास्ट, नोमोथेटिक अप्रोच वर्सेस इडियोग्राफिक अप्रोच टू पर्सनालिटी। तो जो पर्सनालिटी हैं ये 3 तरीके से स्टडी की गई हैं, 3 ग्रुप में बांटी गई हैं जो रिसर्च और स्टडीज़ हुई हैं। एक है नोमोथेटिक, दूसरी है इडियोग्राफिक और तीसरी है कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोचेस टू पर्सनालिटी। सो नोमोथेटिक अप्रोच वो है जिसमें हम ये देखते हैं कि किसी की भी जो पर्सनालिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, हेरिडिटरी होती है और रेजिस्टेंट टू चेंज होती है, मतलब बदलती नहीं है। जो इन्फ्लुएंस है एनवायरनमेंट का वो बहुत कम होता है, ये नोमोथेटिक अप्रोच कहती है। इस पे स्टार है यानी एग्जाम में आ चुका है। नोमोथेटिक अप्रोच जो है ये कहती है कि कुछ सर्कमस्टांसेस में पर्सन वैसे ही एक्ट करेगा जैसे उसके टेस्ट्स कैलकुलेट करते हैं और पहले से पता लगाया जा सकता है कि वो किस तरह से बिहेव करेगा। जो नोमोथेटिक अप्रोच होती है वो रिलाय करती है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स पे, जैसे कि सेल्फ रिपोर्ट, क्वेश्चनियर, इस तरह का यूनिवर्सल बिहेवियर स्टैब्लिश करने में। इडियोग्राफिक अप्रोच वो है जो ऑलपोर्ट ने हमें दी थी, हमने पढ़ा भी है, कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स, सेकेंडरी ट्रेट्स, वो हमारी इडियोग्राफिक अप्रोच होती है। इडियोग्राफिक अप्रोच में कार्डिनल कैरेक्टर वो होता है जो हमारी पर्सनालिटी का प्रोमिनेंट पार्ट होता है। सेंट्रल ट्रेट वो होता है जो हम जिस तरह का बिहेवियर करते हैं, जो हमारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा जाता है या हमें कहीं से जब सर्टिफाई करना होता है किसी से तो वो हमारे बारे में लिखते हैं। और सेकेंडरी ट्रेट वो है कि हमारी स्टाइल क्या है, हमारे वेयरिंग कपड़ों का पैटर्न क्या है, लाइक दैट। तो नोमोथेटिक पॉइंट जो है उसमें पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक्सपेरिमेंट्स, कोरिलेशन, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग और दूसरी क्वांटिटेटिव मेथड्स के एग्जांपल्स हैं इसमें आते हैं। और जो इडियोग्राफिक मेथड्स हैं उसमें केस स्टडीज, इनफॉर्मल इंटरव्यूज, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन एंड क्वालिटेटिव मेथड्स इंक्लूडेड है। तो ये इनमें डिफरेंस आ सकता है दोनों में स्टार लगा है। सो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसका फर्स्ट पैराग्राफ, इसका सेकंड पैराग्राफ और इसका लास्ट पैराग्राफ। नाउ कमिंग टू क्रॉस कल्चरल इश्यूज। क्रॉस कल्चरल इश्यूज में ये कहते हैं किसी भी इंसान का जो कल्चर होता है वो इंसान की पर्सनैलिटी का डिटरमाइनर हो सकता है। तो क्योंकि जो फैक्टर्स हैं जैसे कि पर्सनल अचीवमेंट, इगैलिटेरियन रिलेशनशिप, रोल फ्लेक्सिबिलिटी, टीम, फैमिलियर कनेक्शंस, ये सब यूज़ होते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट में, है ना। और हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है क्योंकि वो डिफरेंट कल्चर से आते हैं। सो इन्होंने इसके बारे में यही बताया कि हमारा कल्चर कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। पर्सनालिटी ट्रेट एंड 5 फैक्टर मॉडल, ये हमने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है, पीछे चैप्टर में बहुत डिटेल में मैंने बताया था, तो मैं इसे शॉर्ट में ही ख़त्म करूंगी क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो ये जो मॉडल है 5 फैक्टर मॉडल, ये मैक कैरे एंड जॉन ने दिया था 1992 में। उन्होंने ये ओशियन, इफ़ यू रिमेंबर, ओशियन के बारे में बताया था। ओशियन का फुल फॉर्म क्या था? ओ से ओपननेस, सी से कंसीटियसनेस, ई से एक्सट्रोवर्जन, ए से एग्रीएबलनेस एंड एन से न्यूरोटिसिज्म। तो ये किस किस तरीके से थे हमने पीछे पढ़ा हुआ है, तो मैं इसमें नहीं जा रही हूँ अब। और इसका जो टेस्ट था 5 फैक्टर मॉडल का, उससे हमें ये पर्सनालिटी के बारे में पता चल जाता है कि वो कौन किस तरह का होगा। नाउ कमिंग टू इश्यूज रिलेटेड टू थ्योरेटिकल मॉडल्स, दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो कि थ्योरेटिकल मॉडल्स में कौन से इश्यूज आते हैं जब हम ये मॉडल्स पढ़ते हैं। जैसे कि हमने साइको एनालिटिक थ्योरी पढ़ी थी जिसमें हमें ये बताया था कि हमारा कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा था हमने कि कैसे इंट्रा साइकिक फोर्सेस होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी पे काम करते हैं। फिर हमने बिहेवियरिस्ट मॉडल्स पढ़े जिसमें अप्रोचेस पढ़ी थी डिफरेंट, और कैसे हमारी लर्निंग और हमारा नेचर ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है, हमने ये पढ़ा था। एंड ह्यूमैनिस्टिक मॉडल्स भी हैं जो डिफरेंट अप्रोचेस लेके आते हैं। तो बहुत सारी अप्रोचेस हैं, तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए जब हम किसी की काउंसलिंग करते हैं? तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? हमारी अप्रोच होनी चाहिए एक्लेक्टिक मॉडल।
एक्लैक्टिक मॉडल होता है वो जिसमें ये सारी की सारी अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम बोलते हैं एक्लैक्टिक अप्रोच, जिसके बारे में हम एक आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे डिटेल में। तो नाउ कमिंग टू इश्यूज इन पर्सनैलिटी, जिन ऐसे इश्यूज पर्सनालिटी के जिससे हमें ध्यान देना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट है फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म, मतलब जो हमारा बिहेवियर है, क्या हम अपने फ्रीडम इंट्रिंसिक होता है, यानी कि हम अपनी फ्रीडम के चक्कर में जैसा हमारा मन करता है हम वैसे ही करते हैं, या फिर ये डिटर्मिनिस्टिक होता है, यानी कि हमारा जो नेचर है वो कोई और फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं। दूसरा यूनिकनेस वर्सेस यूनिवर्सलिटी, क्या हर एक पर्सन यूनिक होता है अपने बिहेवियर में, या फिर यूनिवर्सली लोग जैसा बिहेव करते हैं उसी पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। फिजियोलॉजिकल वर्सेस पर्पजिंग मोटिवेशन, फिजियोलॉजिकल होता है जो हमारी बॉडी की नीड्स है, जैसे फूड वाटर, इसके बेसिस पे हम बिहेव करते हैं, या हमारा कोई पर्पस होता है, गोल होता है, या प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको फॉलो करके हम करते हैं। कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस मोटिवेशन, क्या हम कॉन्शियसली अपने बिहेवियर को नोटिस करते हैं, जो हम चाहते हैं हम वैसा बिहेव करते हैं, या हमारा अनकॉन्शियस माइंड है जो हमें ड्राइव करता है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड हमारे फोर्सेस हमें फोर्स करता है कि हमें वैसा बिहेव करना है। स्टेज एंड नॉन स्टेज थ्योरीज कहती हैं कि हमारे लाइफ का एक स्टेजेस होती हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस, जैसे फीटल, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, एडल्टहुड, ये सब। तो क्या हम अपने स्टेज के अकॉर्डिंगली अपना बिहेव करते हैं, या नॉन स्टेज होती है हमारी, मतलब कैसे भी करते हैं, हमें स्टेजेस से कोई लेना देना नहीं है। फिर कल्चरल डिटर्मिनिज्म एंड कल्चरल ट्रांसडेंस, क्या हमारा कल्चर हमारी पर्सनालिटी को मोल्ड करता है, या फिर ये कल्चर नॉन डिटर्मिन्ड है इस चीज़ के लिए, या हमारा ट्रांसडेंस है, यानी कि हम कल्चर से भाग रहे हैं, कल्चर से हट के बिहेव करते हैं। अगेन 7th पॉइंट है अर्ली वर्सेस लेट पर्सनालिटी फॉर्मेशन, कई जो हमारी पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बहुत छोटे में ही इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाती है और क्वाइट फ्लैक्सीबल भी होती है, क्योंकि बड़े होने तक हमारी पर्सनालिटी चेंज होती रहती है। तो ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो ये है कि जेनेटिक्स या एक्सटर्नल डिटर्मिनेशन, क्या चीज़ें हैं जो हमारी पर्सनालिटी को कंट्रोल करती है। तो नेक्स्ट है ऑप्टिमिज्म वर्सेस पेसिमिज्म, गुड बैड, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या ये चीज़ें हमारे बिहेवियर को डिसाइड करती है कि हम किस तरह का बिहेवियर करेंगे, हमारी सोच ऑप्टिमिस्टिक है कि पेसिमिस्टिक है, उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर होता है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो हमारी पर्सनालिटी के ऊपर होते हैं एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज यूनिट 4 ऑफ ब्लॉक 1 MPC 003. वी हैव फिनिश्ड फर्स्ट ब्लॉक ऑफ MPC 003 today. I hope you like this video. Do not forget to comment below my videos, like this video, do share my videos to rest of the students, and thanks for watching. Subscribe to my channel if you have not subscribed, and don't forget to press the notification bell. फिर से आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।